हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सेम टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन विल बी योर फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 12 का पहला चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन। और मजे की बात यह है कि जितना आपको 11th में पढ़ा हुआ रिलेशन एंड फंक्शन उतना रिलेशन फंक्शन आपको आना ही चाहिए, उतना रिलेशन फंक्शन आपको आना ही चाहिए आपको 12th का रिलेशन फंक्शंस पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको 12th का रिलेशन फंक्शंस आना ही चाहिए, उतना 11th का आना ही चाहिए। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शंस में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। बेसिकली देयर आर 3 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, second topic will be relations and third topic will be your functions। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कितने टॉपिक्स होंगे? 3 टॉपिक होंगे। लिख लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए चैप्टर को। रिलेशन फंक्शन चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस और फंक्शंस। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर हमारी आज की क्लास है। आज हम पूरी क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके ऊपर अगर कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमारे किसी एग्जाम में आ सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, या ऐसा कोई थ्योरम है जिसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो वो चीज़ें हम कवर करेंगे। हाँ, अगर आप बहुत जल्दी इसको कवर कर गए तो हम रिलेशंस की डेफिनेशन को भी डिस्कस आज की क्लास में ही कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास। सब लोगों को क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का यही असूल है। सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शंस मैंने पहले बोला था, आपके नोट्स बहुत ही अच्छे और सुंदर होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करें बेटा। तो टॉपिक का नाम लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। टॉपिक का नाम लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी आपको डाउट आता है आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि हाँ सर हमें ये डाउट है। ठीक है भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मतलब समझ में आ रहा है कि समथिंग मल्टीप्लाई जैसा कुछ होगा, है ना। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर, क्या आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पहले भी सुना हुआ है? क्या होता है ये? क्या आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पहले भी सुना हुआ है? 3 टॉपिक दोबारा बता दो बेटा। 3 टॉपिक ये हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक रिलेशंस, और तीसरा टॉपिक मेरे भाई फंक्शंस। ठीक है, ये 3 टॉपिक तुझे पढ़ने हैं या हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ मैंने आपको सवाल पूछा था कि क्या आप ऑर्डर्ड पेयर के बारे में ऑलरेडी जानते हो कुछ? तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है बेटा जिसका ऑर्डर चेंज ना किया जा सके। ऑर्डर्ड पेयर आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई, याद करो। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे तो उसमें आप क्या बोलते थे भैया कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। ऐसा कुछ करते तो थे? हाँ सर करते तो थे। इसमें हम बोलते 2,3, ये एक पॉइंट है। अब आप बताओ मुझे कि यहाँ पे 2 किसकी वैल्यू है और 3 किसकी वैल्यू है? 2 वाई की वैल्यू है ना, और 3 एक्स की वैल्यू है। सही बोल रहा हूँ? तो आप कहेंगे नहीं, गलत बोल रहे हो सर। हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि पहले वाला जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, और जो बाद वाला होता है वो किसकी वैल्यू होती है? वाई की वैल्यू होती है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा प्लॉट होगा कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट 2,3। बेटा ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका था, दिस वाज ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या था? ऑर्डर्ड पेयर था। ऑर्डर्ड पेयर इज बेसिकली जिसका ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता। पेयर विच हैज फिक्स्ड ऑर्डर, जिसका आप कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं किया कर सकते, मतलब उसको आगे पीछे करके नहीं लिख सकते।
ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। मतलब बेसिकली अगर आपको इसकी और सुंदर डेफिनेशन लिखनी है, बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल था, इसका आपको सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिए, एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। वो क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल दो या एलिमेंट्स बोल दो, आपकी मर्जी। इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, जो कि फिक्स्ड ऑर्डर में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ये बोल दिया कि ए कॉमा बी टू सेट्स, अगर आपके पास दो सेट्स हैं और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, तो भैया पहला वाला ए से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला हमेशा बी से बिलोंग करेगा। नई बात समझ में आई आपको? ऑर्डर्ड पेयर किसके ऊपर बनाया आपने, ए बी के ऊपर बनाया है। तो पहला वाला किससे बिलोंग करेगा, हमेशा ए सेट से, और दूसरा वाला किससे करेगा, बी सेट से। जैसे कि अगर 5,6 एक पॉइंट है, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा क्या? अरे समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगली बात करते हैं। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं? ए वन कॉमा बी वन एक ऑर्डर्ड पेयर है, अगर वो ए टू कॉमा बी टू के बराबर है। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, दैट इज ए वन इक्वल्स टू ए टू, एंड एंड बी वन इक्वल्स टू बी टू। बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक्स, हाँ ठीक है, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, एक इसके ऊपर क्वेश्चन देखो। फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी इफ 3a minus 2 comma b plus 3 is equals to 2a minus 1 comma 3। चलो बताओ जी, गिव मी द वैल्यू ऑफ a एंड b, जल्दी। देखो जरा, जल्दी बताओ भाई, इतना समय नहीं लगना चाहिए इस सवाल में। सर A1 and B0। A1 एंड B0, चलिए चेक करें। 3a माइनस 2, पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, 2a माइनस 1, और दूसरा वाला जो होगा वो दूसरे वाले के बराबर होगा, दैट इज b प्लस 3 इक्वल्स टू 3। तो b की वैल्यू तो क्या आ गई, 3 माइनस 3, तो b की वैल्यू आ गई 0। बिल्कुल सही आंसर है जो आपने दिया भाई। और यहाँ पर a वाले को हम इधर ले आएंगे अगर, तो 3a माइनस 2a माइनस 1, ये माइनस 2 इधर चला जाएगा, प्लस 2, दैट इज a इक्वल्स टू 1, है ना? तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है या कोई डाउट है? भव्य दीवान, वेरी गुड आंसर। ठीक है,
और भी जिस बच्चे ने जवाब दिया है भैया बहुत बढ़िया। चलो एक सवाल और देते हैं आपको, देते हैं आपकी एनसीईआरटी किताब का ही देते हैं, आपकी एनसीईआरटी किताब का ही देते हैं आपको एक जवाब, एक क्वेश्चन और। चल जा भाई। हाँ जी, ये क्वेश्चन करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 करिए सर बच्चों। x is equal to 2 and y is equal to 1. x इक्वल टू, अरे यार क्या हो क्या रहा है आज इसको, x इक्वल टू कितना, 2. 2। बच्चों, सब बच्चों का यही आंसर आ रहा है क्या? बाकी भी बताओ भाई, एक दो और। यस सर, यही आ रहा है। चलिए देखें इसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे थे हम, है ना। चलिए, हाँ जी देखिए, x/3 + 1 को किसके इक्वल रखना है आपको, 5/3 के, है ना। तो x/3 कितना हो जाएगा, 5/3 - 1, एलसीएम में आ गया 3, 3 ये हो जाएगा 5 - 3 दैट इज 2/3। तो x/3 की वैल्यू 2/3 के बराबर, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 2 आएगी। आप लोग भी 2 ही बोल रहे थे, तो सही बोल रहे थे। नेक्स्ट इज y - 2/3 इक्वल्स टू क्या है भाई, 1/3। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 + 2/3 जिस इज व्हाट 3, 1 + 2 दैट इज 3/3। y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 1। y इक्वल्स टू 1/3 + 2/3, तो y की वैल्यू एलसीएम आ गया 3, 1 + 2 दैट इज 3/3, आंसर इज। तो आपके पास जवाब ये है कि x की वैल्यू आपके पास 2 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है। क्लियर? ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत इस बात में, किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस बात में? आंसर ये होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट इज योर, अब पहला टॉपिक इसमें पढ़ा था दैट वाज ऑर्डर्ड पेयर। अब हम पढ़ रहे हैं फाइनली कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाने से पहले ऑर्डर्ड पेयर थोड़ा सा पढ़ाना जरूरी था। क्यों पढ़ना जरूरी था, देखो भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ठीक है, ए और बी हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब पहले तो देखो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, ये कॉलन का साइन आप पूरा सेट थ्योरी पढ़ के आए और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, सच दैट पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से होगा। लेकिन सर समझ नहीं आया, कम समझ में आया।
चलो बेटा कोई बात नहीं, अब समझिए। आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, और एक सेट आपके पास और है बी, एक सेट आपके पास और है बी, ठीक है। एक सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी है, ठीक है। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ए के अंदर इस जो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इस तरीके को बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं एरो डायग्राम। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके को बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है। एनीवे, इसके अंदर दो एलिमेंट्स है मान लो। ए के अंदर एलिमेंट है ए और बी के अंदर एलिमेंट है 1 और 2। तो इसमें क्या होता है, पेयरिंग होती है। ए की पेयरिंग पहले 1 से होगी, फिर 2 से होगी। उसके बाद बी की पेयरिंग भी पहले 1 से होगी और फिर 2 से होगी। तो ए क्रॉस बी में अगर ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज ए कॉमा बी, और बी के अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 कॉमा 2, तो पेयरिंग कुछ इस तरीके से होगी भाई कि ए क्रॉस बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे भाई। सबसे पहला एलिमेंट आएगा ए कॉमा 1, सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, ए कॉमा 1। फिर दूसरा एलिमेंट क्या आएगा भाई, ए कॉमा 2। फिर तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, बी कॉमा 1। फिर चौथा एलिमेंट क्या आएगा, बी कॉमा 2। तो ये 4 एलिमेंट हैं, और चारों एलिमेंट्स किसके अंदर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होते हैं। एलिमेंट्स आपको ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। एलिमेंट्स किसके अंदर किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसा होता है कि पहला वाला एलिमेंट, ए एलिमेंट हमेशा ए से बिलोंग करेगा, और बी वाला पीछे वाला एलिमेंट है जो 1 और 2 वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, बी के अंदर बिलोंग करेगा। अभी भी बात समझ में नहीं आई। अगर इसी सेट में आपको बी क्रॉस ए फाइंड करना होता, यहीं पर आपको बी क्रॉस ए फाइंड करना होता, तो क्या करते। यहीं पर आपको अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना होता तो क्या करते। सर तो बी के एलिमेंट पहले आते। तो बी के एलिमेंट पहले आते, ठीक है। लिखेंगे कैसे, तो बी कॉमा 1, फिर बी कॉमा 2, फिर ए कॉमा 1, ए कॉमा 2। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसा कुछ बनाएं, ठीक है, हम यहाँ पर पहले बी के एलिमेंट लिख दें, पहले हम इसमें बी के एलिमेंट लिख दें और फिर ए के एलिमेंट लिखें, दैट इज 1 2 और ए बी। तो 1 पहले ए के साथ जाएगा, तो एलिमेंट आएगा 1 कॉमा ए, फिर आएगा 1 कॉमा बी, फिर आएगा बेटा 2 कॉमा ए, और फिर आएगा 2 कॉमा बी। क्लियर है, समझ आया नहीं आया। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए यहाँ पे इक्वल है, आप देखो ध्यान से। क्या यहाँ पर एलिमेंट है ए कॉमा 1, क्या इस पूरे में कहीं पर एलिमेंट है ए कॉमा 1, नहीं, नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों से एलिमेंट इक्वल तो नहीं होंगे। हाँ, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए में भी होंगे। तो अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं, अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं क्या, कैसे सेट बोलते हैं इक्विवेलेंट उनको, बोलते हैं। इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होता है, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आप ध्यान से देखें, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2,
बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए? 4। ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप इसको भी रख लीजिए, एक फॉर्मूला आपके लिए ये भी हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, तो आप बताइए फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। पहला क्वेश्चन। ऑल्सो लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे? क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं भाई? यस सर। बताइए, सॉल्यूशन बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्या आंसर आएगा यार? इतना टाइम लगाते क्यों तुम लोग? क्लियर सर। आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी का? सर 1 कॉमा है, 2 कॉमा है, 3 कॉमा है वे और नंबर क्या? एलिमेंट, एलिमेंट कितने होंगे? एन 6 ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट, हाँ 6। ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 3 इंटू 2 आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ओके। अब इनके एलिमेंट्स बताने हैं। चलो, एलिमेंट बताने का तरीका आपको सिखा रखा है। आप एरो डायग्राम से बना सकते हो, आपको 1-2 मिनट में अभी हैबिट पड़ जाएगी, आप डायरेक्टली भी बता पाओगे। ठीक है, अगर एक हम बना दें ए, एक हाँ, एक अगर हम बना दें ए और एक हम बना दें बी, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 और 3। और बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं? ए और बी। तो क्या क्या पेयरिंग होती है भाई? 1A 1B। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 कॉमा ए और 1 कॉमा बी। फिर पेयरिंग होगी 2 की, तो 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। और फिर पेयरिंग किसकी होगी? 3 कॉमा ए की। तो एलिमेंट्स आएंगे 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। समझ में आया बच्चों, नहीं आया? अरे समझ में आया क्या? क्लियर सर, ओके बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, करिएगा खुद से। क्वेश्चन है कि ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, ठीक है, और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ठीक है, फाइंड ए क्रॉस बी, उसके बाद बी क्रॉस ए, उसके बाद ए क्रॉस ए, उसके बाद बी क्रॉस बी, और उसके बाद आपको ये भी निकालना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। कर सकते हो? क्या तुम इतने सारे पार्ट्स कर सकते हो? Yes, sir. करो जरा। आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स फॉर दिस। आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स फॉर दिस।
चलिए बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कर लिया। डन सर, वेरी गुड महक। चलिए आंसर्स मैच करिएगा बच्चे। और किसने कर लिया? गुरजोत, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? सर पहले A1 के साथ जाएगा, A,1, A,2, A,3, फिर B,1, B,2, B,3। तो ये 6 एलिमेंट्स आएंगे। फिर हम बात करेंगे, अरे बहुत बढ़िया यार, भूमिका डन, कुणाल शाह डन, वेरी गुड। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में क्या होगा? पहले 1 आएगा फिर A आएगा। ये सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो बस, और कुछ नहीं है। 1, A, 1, B, ये आएगा। फिर 2, A, 2, B, और फिर क्या आएगा? 3, A, 3, B। दैट्स इट। ये आपके एलिमेंट्स हो गए बी क्रॉस ए में। अच्छा, ये आपके लिए नया था ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या होगा, समझिएगा बात को। ए क्रॉस ए क्या है? ए के एलिमेंट्स को ए के साथ ही आपको देखना है, चेक करना है। ये ए के एलिमेंट्स हैं, ये ए के एलिमेंट्स हैं, और इसी के साथ हम एक एरो डायग्राम और बना लेते हैं। सॉरी, इसी के साथ हम फिगर ए और बना लेते हैं, ए ए। इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है। तो ए पहले ए के साथ पेयर होगा, तो एलिमेंट आएगा आपके पास A,A। फिर ए बी के साथ, तो A,B। फिर बी ए के साथ B,A, और फिर बी बी के साथ B,B। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बी क्रॉस बी। तो सिमिलरली आपको एक एरो डायग्राम, यहाँ पे 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये दिखाना ना दिखाना आपकी मर्जी होती है भाई। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बनेंगे? तो यहाँ पे एलिमेंट बनेंगे 9। कौन कौन से? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3। फिर होगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, और फिर होगा 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट है कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन निकालो। तो क्या आपको कोई एक भी एलिमेंट ऐसा दिख रहा है? मेरे अकॉर्डिंग तो सर नहीं। 5 होगा। कहाँ है भैया? 5 5 होगा, हाँ 5 होगा, 5 होगा। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं दिख रहा जो ए क्रॉस बी में भी है और बी क्रॉस ए में भी है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे 5 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया यहाँ तक। अरे आ गया, यस सर। आ गया। चलो एक काम और करते हैं, एक ए सेट लेते हैं, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। एक बी सेट लेते हैं, उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 1 और 2। और एक सी एलिमेंट लेते हैं, उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं अल्फा और बीटा। आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल के बताओ। आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल के बताओ। तो सर इसके लिए क्या किया जाएगा? पहले 2 का निकालोगे, किन्हीं भी 2 का निकाल सकते हो। बी क्रॉस सी का पहले निकाल सकते हो, या ए क्रॉस बी का पहले निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है। चलिए आपने मान लो ए क्रॉस बी का पहले निकाल दिया, कितना आएगा? ए क्रॉस बी के साथ आप अगर पहले करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपके पास A,1, A,2, B,1, B,2। सही है? अरे यही 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब आपको इसको फिर से किसके साथ करना है?
सी के साथ करना है। तो सवाल ये उठता है कि एक ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आप ऐसे यहाँ पे लिख लोगे और फिर किसके एलिमेंट लिखोगे, सी के एलिमेंट्स। तो एक जगह पे आप सी के एलिमेंट्स लिख लो, ठीक है। इसमें आपने एलिमेंट लिखे ए क्रॉस बी के और इसमें लिखे सी के। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके पास, अब इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में है, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2। और इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर आपका पहले ये अल्फा के साथ भी जाएगा और फिर ये बीटा के साथ भी जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा बनेगा। पहला एलिमेंट बनेगा ए कॉमा 1 कॉमा अल्फा और ए कॉमा 1 कॉमा बीटा। समझ में आया? अब बताओ दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा इसके साथ, और ए कॉमा 2 कॉमा अल्फा। ए कॉमा 2 कॉमा अल्फा और ए कॉमा 2 कॉमा बीटा। सही है। फिर उसके बाद बी ओके कॉमा सर। 1 कॉमा अल्फा और बी कॉमा 1 कॉमा बीटा। और उसके बाद बी कॉमा 2 कॉमा अल्फा और बी कॉमा 2 कॉमा बीटा। ये आपके पास एलिमेंट्स हुए। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला इसमें भी सेम था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2। आंसर चेक करो, आंसर 8 आ रहा होगा। ठीक है। अरे ठीक है, चलिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि आपने देखा था ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से। अगर कभी बी क्रॉस ए लिख दूंगा तो इसको भी ए कॉमा बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ए अब बी में से बिलोंग करेगा और बी ए में से बिलोंग करेगा। पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, इसको हम ए कॉमा बी कॉमा सी लिखेंगे सच दैट पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से और तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले सेट से। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। और यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं। सर डेफिनेशंस आर नॉट क्लियर। क्लियर क्या करना है उसमें, लिखने का तरीका है वो बस। अभी आपने इतने क्वेश्चंस किए, आप इसमें देखो ना क्या है। अच्छा रुको 1 मिनट, आपने ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बनाया, इससे डेफिनेशन को समझते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाली। बे कर रहा हूँ। बन गया स्टार्ट, तो हो गया काम।
चलिए डेफिनेशंस आपको फिर से समझा देता हूँ बच्चे। डेफिनेशंस में अगर आपको डाउट है तो समझिएगा। डेफिनेशंस में अगर आपको डाउट है तो डेफिनेशंस फिर से समझ लो, ठीक है। डेफिनेशंस फिर से समझ लीजिए बच्चे। पहली डेफिनेशन को समझते हैं। मैंने बोला A क्रॉस B क्या होगा, उसको हम A कॉमा B लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, जहाँ पे पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से होगा। दैट्स इट। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास A के अंदर अल्फा बीटा और गामा हो और B के अंदर A कॉमा B हो, B सेट के अंदर A कॉमा B हो, तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाओगे क्रॉस B का? अल्फा कॉमा A, फिर अल्फा कॉमा B, फिर बीटा कॉमा A, और फिर बीटा कॉमा B, और फिर गामा कॉमा A, और फिर गामा कॉमा B। यही बनाओगे ना? अरे यही होगा, यस सर। यही होगा। तो इसका सिंपल सा फंडा यही तो समझ में आ रहा है कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से, देखो अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, जितने भी पेयर पॉसिबल हैं सारे ए बी के पेयर बनाने हैं। कुछ इस तरह से कि पहला वाला पहले वाले से होगा और दूसरा वाला दूसरे वाले से होगा। क्या दिक्कत है? समझ नहीं आया? सर आ गया। आ गया। इसी तरीके से हमने 3 क्रॉस 3 का भी किया था कि यहाँ पे A कॉमा B कॉमा C जैसा कुछ होगा, जहाँ पे अल्फा A से होगा, B B से होगा और C C से होगा। क्लियर? अच्छा, एक छोटी सी बात मैंने आपको बतानी थी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती यहाँ पे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? कि A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर हमेशा नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब सर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटा A क्रॉस B क्रॉस C A क्रॉस B क्रॉस C के बराबर होगा। आप पहले इन दोनों को कर लो या पहले इन दोनों को कर लो, एक ही बात है। नहीं समझ में आया आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी द्वारा बता देता हूँ मैं। एक A सेट ले लो, A सेट ले लो, उसके अंदर 2 एलिमेंट ले लो 1,2। एक B सेट ले लीजिए बच्चे, उसके अंदर 2 एलिमेंट ले लो आप 3,4, और एक C सेट ले लो, उसके अंदर 2 एलिमेंट ले लो आप 5,6। अब एक काम करो, A क्रॉस B क्रॉस C निकालो। पहले इन दोनों का करके फिर इसके साथ करके निकालो एक बार, और एक बार क्या करो, पहले इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करके फिर उसको B के साथ करके देखो, चेक करो दोनों में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। बस इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये होल्ड करेगी, ये कंफर्म बात है। अब एक बार चेक जरूर कर सकते हो, जल्दी से चेक कर लो भाई। अगर फर्स्ट वाले पार्ट में हम पहले A क्रॉस B और फिर C करें, तो A क्रॉस B में क्या क्या एलिमेंट होंगे पता है ना आपको? फर्स्ट केस में A क्रॉस B में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, यही होंगे ना? ठीक है। और इसको आपको फिर से किसके साथ करना है? C के साथ करना है। तो अब 1,3 किसके साथ होगा? B के साथ। तो 1,3,5, फिर 1,3,6 ये होगा। फिर इसी तरीके से 1,4 को ले लीजिए, एक बार इसके साथ लिख लीजिए, एक बार इसके साथ लिख लीजिए। तो ये आएगा भाई 1,3,5, 1,4,5 और 1,4,6। फिर उसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम, 2,3,5 और 2,3,6। फिर क्या आएगा भाई?
2,4,5 और 2,4,6। समझ आया नहीं आया? ये तो आपने इस तरीके से किया है। अब बहुत श्योरली अगर आप इसको A क्रॉस B क्रॉस C पहले इन दोनों को करें बाद में को करें तब भी वो सेम ही आएगा, ये कंफर्म है। करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? बोलो भैया। हाँ जी सर। ठीक है, आगे अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज लिखते जाइए, इनमें प्रॉपर्टीज को लिखते जाइए। ठीक है, प्रॉपर्टी ये है, आपने बोला सर, पहली प्रॉपर्टी ये आपने बोली कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होती। अब मैं बोल रहा हूँ कि इफ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन है या थ्योरम है कुछ भी मान लो आप, कि इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A, अगर ये बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर, एक या एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन A इक्वल्स टू 5, सेकेंड ऑप्शन B इक्वल्स टू 5, थर्ड ऑप्शन A इक्वल्स टू B, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। दिमाग लगा के बताओ जरा एक बार, इनमें से कौन सा सही होगा या कौन कौन सा सही होगा? A इक्वल्स टू B, गुरजोत ने बोला ये वाला सही होगा। अच्छा ठीक है, महक ने भी यही बोला। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, हाँ, तो इधर क्या हो जाएगा A क्रॉस A और इधर भी क्या हो जाएगा A क्रॉस A, फिर तो ये इक्वल है ही है। चलो थर्ड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है ही है कि अगर आप B की जगह पे A रख लें, B की जगह पे A रख लें तो A क्रॉस A, वो तो सेम ही बात हो गई। तो A इक्वल्स टू B तो बिल्कुल सही बात है, A इक्वल्स टू B तो बिल्कुल सही बात है ही है। ठीक है, चलिए मान लिया हमने कि बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी कोई ऑप्शन सही हो सकता है क्या? 1 2 3, वेरी गुड राहुल, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन भी सही है भाई। अगर आप A सेट को फाइ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फाइ ही आएगा, B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो भी फाइ ही आएगा। तो अगर इन दोनों में से अगर आप A को फाइ रख लो तो फाइ क्रॉस B, इधर क्या हो जाएगा B क्रॉस फाइ, इधर भी क्या आया फाइ, इधर भी क्या आया फाइ, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। और अगर मैं B की जगह पे फाइ रख लूँ तो वो आएगा A क्रॉस फाइ इक्वल्स टू फाइ क्रॉस A, यहाँ पर भी फाइ, यहाँ पर भी फाइ, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, हाँ, इफ़ ये मैं ये बोल दूँ कि A कॉमा B, अगर मैं क्वेश्चन में ये बोल दूँ कि इफ़ A कॉमा B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी समझते हो, खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A, देन, तो अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन क्लियर होगा, A इक्वल्स टू B। तो आपके बाकी दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्यों? अब मैंने नॉन एम्प्टी बोल दिया। ठीक है, मतलब A और B दोनों खाली हो ही नहीं सकते। तो उस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, उस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर ही होना पड़ेगा। समझ में नहीं आया बच्चे? अरे समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट ये है फंडा। अच्छा, तो आप ये वाला प्रॉपर्टी भी समझ गए होगे कि इफ़ A इक्वल्स टू फाइ और B इक्वल्स टू फाइ, अगर दोनों में से कोई एक भी फाइ है तो A क्रॉस B हमेशा क्या होगा, फाइ होगा, है ना? ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
कि A and B are two finite sets, अगर A और B दोनों क्या हैं, फाइनाइट सेट्स हैं, दोनों क्या हैं, फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट समझते हो ना, अरे फाइनाइट समझते Yes, हो, sir. ठीक है। अगर A एंड B दोनों क्या हैं, फाइनाइट सेट्स हैं, तो A क्रॉस B भी क्या होगा, इज ऑल्सो फाइनाइट, वो भी क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। ठीक है। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये भी है कि इफ ईदर ए और बी, अगर इन दोनों में से कोई एक भी, इफ ईदर ए और बी आर इनफाइनाइट, अगर दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो गया, अगर इन दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो गया, देन ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट। अगर इन दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो गया तो ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट। बात समझ में आई बच्चे, नहीं आई? अगली प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी वो कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक आपको कोई डाउट किसी भी प्रॉपर्टी में तो पूछ सकते हो भाई। यहाँ तक आपको किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, फिर और क्या चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा काम रह गया बस, बाकी तो ख़त्म ही है चैप्टर। ठीक है, एक काम करो, तब तक मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक भी देता हूँ, मैं 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, और उसमें आप क्वेश्चंस करो। 5 मिनट का देता हूँ, 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। रिलेशंस, चलो इसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया था ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया था ऑलरेडी। बेटा 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 रहने दो, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर 9 करो और 10 करो। चलो ठीक है, आई एम गिविंग यू 8 मिनट्स फॉर दिस, डू बाय योर ऑन, जल्दी से करो और मैसेज करो करते ही। ठीक है, चलो बाय बाय, मतलब बाय बाय नहीं, ब्रेक ले लो, तब तक ब्रेक में ही क्वेश्चंस करने हैं।
हाँ जी, हो गया भाई सब सारे क्वेश्चंस? नो सर, 6 पे हो। 6th पे हो? 7th का फर्स्ट पार्ट। बाकी बच्चों का? अरे बच्चों हुआ क्या? कर रहे हैं सर। कर रहे हो? चलो 2 मिनट और ले लो, कर लो।
चलिए डन बच्चों। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है आगे भी देखो, अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। ये इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूं आपके साथ, ये बता दो। इनमें से मैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूं? सर अभी मैं 9th क्वेश्चन कर रहा था, मतलब 8 तो हो नंबर गया था। 9, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेता हूं। और कौन सा डिस्कस करना है भाई? चलो तुम्हारे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक दो चीजें नोट्स में एक और ऐड करा देता हूँ, सुनना। यहाँ तक तो हमने आपको नोट्स में नोट करवा ही दिया था, ठीक है। इसके आगे एक दो बातें और लिखो। इसके आगे एक क्वेश्चन लिखो भाई, एक क्वेश्चन लिखो कि इफ R is the set of all real numbers, R क्या है? रियल नंबर्स का सेट है। R is the set of all real numbers, ठीक है। what do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R represents? बेटा कार्टेशियन प्लेन नाम की भी कोई चीज सुनी है आपने? कार्टेशियन प्रोडक्ट सुन रहे हो, इससे पहले कार्टेशियन प्लेन सुना है? याद है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जी सर। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? सर ये होता है कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये पूरा सिस्टम को कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। सर ये एक्स और एक्स वाई एक्स एक्सिस डैश को ये भी एक रियल लाइन थी, और ये वाली भी एक क्या होती थी? रियल लाइन। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर यहाँ होते थे, माइनस इनफाइनाइट से, और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक नंबर यहाँ होते थे। इसके बीच में आने वाला कोई भी पॉइंट हर एक वैल्यू ऑफ रियल लाइन को रिप्रेजेंट करता था। पहला वाला भी रियल वैल्यू होगा, दूसरा वाला भी रियल वैल्यू होगा। नहीं याद आ रहा? अरे नहीं याद आ रहा? आ रहा है। तो ये कार्टेशियन प्लेन किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है? ये रिप्रेजेंट किया जाता है आर क्रॉस आर की रिप्रेजेंट से, ठीक है। आप एक बार आर क्रॉस आर का मतलब समझो। इसका मतलब होगा एक्स कॉमा वाई सच दैट पहला वाला एक्स भी आर से रिप्रेजेंट करेगा और वाई भी किससे रिप्रेजेंट करेगा? आर से रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली ये हुआ क्या, एक्स भी एक्स कोऑर्डिनेट मान लो इसको, एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, वाई कोऑर्डिनेट कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये पूरा पॉइंट जो कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनको डिनोट करता है ये। समझ आ रहा है बच्चों? और आर क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इस बार आप थ्री डी डिमेंशन पढ़ोगे। आपने फिजिक्स वाले बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा अब तक, फिजिक्स वाले बच्चों ने अब तक पढ़ भी लिया होगा। कैसा कुछ? ऐसा कुछ पढ़ा है। इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक जेड कोऑर्डिनेट होता है। 3 कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम पढ़ चुके हो, सर। है ना? तो 3 कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, z बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस मतलब जो 3D डायमेंशन को डिनोट करता है।
अच्छा, एक बात याद रखना कि r क्रॉस r इज डिनोटेड बाय, r क्रॉस r इज डिनोटेड बाय, हम इसको r स्क्वायर भी बोल सकते हैं या r2 भी बोल सकते हैं। r क्रॉस r इज डिनोटेड बाय r3 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर, ठीक है। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स और हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला कि अगर आपको A क्रॉस B यूनियन C की बात करी जाए तो देखो बेटा, याद करो जरा कुछ, A इंटू बी प्लस सी को क्या लिखते थे बचपन में? A इंटू बी प्लस A इंटू सी लिखते थे। अरे लिखते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी होती थी ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। A क्रॉस B, फिर यूनियन आ जाएगा A क्रॉस C। समझ नहीं आया? अरे पहले ए बी के साथ फिर ए सी के साथ, ऐसे ही ए पहले बी के साथ फिर ए सी के साथ। नहीं पल्ले पड़ा? ए क्रॉस, अगर यहीं पर ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाए अब, तो ये इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बी यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है सर? यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। और यहीं अगर इंटरसेक्शन की जगह पे माइनस हो जाए तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी कि अगर कभी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर हो, अगर कभी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर हो, या तो इसका ये मतलब होता है ए इक्वल टू बी, मैंने पढ़ा रखा है ना पहले भी। या इसका क्या मतलब होता है? ए और बी आर फाई, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा? फाई होगा। इधर ए इक्वल्स टू फाई और बी इक्वल्स टू फाई। क्लियर बच्चे? अरे समझ में आ रहा है? पांचवी प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी अगर ए यूनियन सी के बराबर हो गया तो इसका कंफर्म मतलब होगा बी इक्वल टू सी। अगर आप कहोगे तो उसके प्रूफ भी करा देंगे, बट प्रूफ अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके फोर्थ और सर फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी मतलब समझ नहीं बेटा। आया। फोर्थ के ऊपर तो मैंने अच्छे से समझाया है। फोर्थ को तो क्वेश्चन क्लास में भी अभी अभी तो समझा हमने। कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी, अगर ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू ए के बराबर होगा तो क्या तीन केसेस इक्वल बताए थे? ए इक्वल टू बी हो सकता है, या ए फाई होगा, या बी फाई होगा। ओके सर। और पांचवी प्रॉपर्टी तुम खुद सोचो, यहाँ पे ए बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है, फिर ए सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है, और दोनों इक्वल हैं, तो ए के एलिमेंट तो दोनों साइड सेम रहेंगे। किसके एलिमेंट इक्वल होंगे? इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? बी सेट सी सेट के बराबर होगा। ओके सर। अरे समझ आ रहा है? हाँ जी सर। एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी डाउट्स हैं पहली एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनसीईआरटी का डिस्कशन, और आगे के आपके जितने भी डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए बोला ये जा रहा है कि लेट ए एंड बी हैज n एलिमेंट्स इन कॉमन। अगर a और b के बीच में n एलिमेंट्स कॉमन हैं, a इंटरसेक्शन b की कार्डिनैलिटी क्या है? n है।
ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या है, एन है। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या है, एन है। कल से नहीं, इनको बोलो परसों से करें, फिर कल तो मेरी क्लास ही नहीं होगी ना। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या है, एन है। लेट ए एंड बी हैज एन एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। देन अगर ए और बी के बीच में एन एलिमेंट्स कॉमन हैं, अगर ए और बी के बीच में एन एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अगर ए और बी के बीच में एन एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो ये बात हमेशा सही होगी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे कि अगर कभी ए और बी के बीच में एन एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको एक। Number of elements in A equals to 8. Number of elements in A equals to 8. Number of elements in B equals to 14. Number of elements in A union B equals to 18. ठीक है। Find number of elements in A cross B, पहला पार्ट, and number of elements in A cross B intersection B cross A। बताओ जी, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 14। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं, 18। पहले तो आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, और फिर आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट का आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए into number of elements in B, it would be 8 into 14, कितना होगा, 112। ठीक है। और दूसरी बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकालने से पहले ए और बी के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलेंगे, तो सर उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बेटा लास्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था, 324। ओके गुड, ये फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन भी कितना आएगा, 8 + 14 माइनस कितना है भाई, 18। 18 तो ये कितना हो जाएगा, -4। एक मिनट, माइनस तो 4 ही तो आया, गलत है भाई तेरा, क्या नाम है, राहुल, आंसर गलत है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 14। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, 18। तो माइनस हो कितना आएगा, इंटरसेक्शन में 4 ही तो एलिमेंट्स आएंगे, इंटरसेक्शन में 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए कितना होगा, 4 का स्क्वायर ही तो होगा, आंसर 16।
ये सिंपल सा फंडा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर। समझ आया राहुल? गलती पता चली अपनी, नहीं पता चली? 324 गलत आंसर है, आंसर 16 होगा। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, और होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 2.1 विद एग्जांपल्स। इतना कंप्लीट करके रखिए, आपका इतना पढ़ने पर कार्टेशियन वर्क टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में शुरू के 15 से 20 मिनट हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे इस टॉपिक के जो बचे हुए हैं, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।